नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था के दो बहुत ही अहम मुद्दों पर। जी। मुद्रास्फीति यानी महंगाई जी। और बेरोजगारी। ये दोनों ही चीजें हम सबकी जिंदगी पर असर डालती हैं। बिल्कुल। हमारे पास कुछ नोट्स और ग्राफिक्स भी हैं, तो कोशिश रहेगी कि इन थोड़े मुश्किल से लगने वाले विषयों को आसान बनाया जाए। हाँ, और इनके आपसी कनेक्शन को भी समझे। बिल्कुल। और भारत में इन्हें कैसे मापते हैं, इस पर भी बात करेंगे। हाँ, तो हम फोकस करेंगे इनके मतलब पर, इनके कारण, असर और वो जो फिलिप्स कर्व वाला रिश्ता है ना, हाँ, फिलिप्स कर्व। उस पर भी बात करेंगे। और बेरोजगारी के जो अलग अलग प्रकार हैं, साथ ही WPI, CPI, IIP जैसे इंडिकेटर्स क्या कहते हैं, ये सब देखेंगे। बढ़िया। तो चलिए महंगाई से ही शुरू करते हैं। मुद्रास्फीति, ये शब्द तो सुनते ही रहते हैं। आसान शब्दों में क्या है ये? देखिए, आसान भाषा में कहें तो मुद्रास्फीति का मतलब है चीजों और सेवाओं के जो आम दाम हैं, उनमें लगातार बढ़ोतरी होना। अच्छा। और इसका सीधा असर ये होता है कि हमारे पैसे की जो खरीदने की ताकत है, जिसे परचेजिंग पावर कहते हैं, हाँ। वो कम हो जाती है। हाँ। मतलब उतने ही पैसे में आप पहले से कम सामान खरीद पाते हैं। और इसका असर मतलब सिर्फ हमारी खरीदारी पर ही है या कुछ और भी पहलू हैं? नोट्स में उधार लेने देने वालों का जिक्र था। हाँ, वो एक बहुत दिलचस्प पॉइंट है। देखिए, जब महंगाई बढ़ रही होती है, हाँ। तो जिसने उधार लिया है, यानी बोरोअर, हाँ। उसे फायदा होता है। अच्छा, कैसे? क्योंकि जब वो पैसा लौटाएगा, मान लीजिए 1 साल बाद, हाँ। तो उस पैसे की असली कीमत, उसकी वैल्यू कम हो चुकी होगी महंगाई की वजह से। ओ, सही बात है। और जिसने उधार दिया, यानी लेंडर, उसे नुकसान, क्योंकि उसे जो पैसा वापस मिला, उसकी खरीदने की ताकत घट गई है। इसी से जुड़ा वो इरविन फिशर का मनी इल्यूजन वाला कॉन्सेप्ट भी है, MV=PT। वो मोटे तौर पर यही बताता है कि मनी सप्लाई और पैसा कितनी तेजी से घूम रहा है, इसका संबंध कीमतों और ट्रांजैक्शन से है। ओके, तो ये महंगाई होती क्यों है? मतलब इसके पीछे क्या कारण है? क्या सिर्फ सरकार ज्यादा नोट छाप दे तो हो जाती है? नहीं, सिर्फ वो नहीं, उसके पीछे मोटे तौर पर 2 तरह के कारण माने जाते हैं। पहला है डिमांड पुल, मतलब मांग की तरफ से खिंचाव। मांग जनित। हाँ। ये तब होता है जब बाजार में चीजों और सेवाओं की जितनी सप्लाई है, उससे ज्यादा पैसा लोगों के हाथ में होता है खर्च करने के लिए। वो कहावत है ना, टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। हाँ, सुना है। बहुत सारा पैसा कम सामान के पीछे भाग रहा है। तो मांग बढ़ने से कीमतें ऊपर खिंचती हैं। ओके। और दूसरा है कॉस्ट पुश, यानी लागत की तरफ से धक्का। लागत जनित। जी, ये तब होता है जब चीजें बनाने का खर्चा बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए कच्चा माल महंगा हो गया, या लेबर कॉस्ट बढ़ गई, या ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया। तो बनाने वाले क्या करते हैं, वो बढ़ा हुआ खर्चा दाम में जोड़ देते हैं, तो चीजें महंगी हो जाती हैं। ये सप्लाई साइड से आता है प्रेशर। समझ गई। डिमांड खींचे या कॉस्ट धक्का दे, नतीजा महंगाई। अच्छा, तो भारत में इसे नापते कैसे हैं? आपने कहा WPI और CPI, ये क्या है? हाँ, ये 2 मुख्य तरीके हैं। पहला है WPI, यानी थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स। थोक मतलब बड़े लेवल पर। हाँ, जहाँ बड़े व्यापारी, होलसेलर खरीदते बेचते हैं, उस लेवल पर चीजों के दाम कैसे बदल रहे हैं, ये WPI नापता है। इसमें सबसे ज्यादा वजन होता है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का, फैक्ट्री में बनी चीजों का। अच्छा। फिर आते हैं प्राइमरी आर्टिकल्स, जैसे कच्चा माल, और फिर फ्यूल और पावर। एक बहुत जरूरी बात यह है कि WPI में सर्विसेज यानी सेवाएं शामिल नहीं होती। जैसे डॉक्टर की फीस या ट्रांसपोर्ट का किराया। हाँ, वो सब इसमें नहीं आता। ये सिर्फ गुड्स यानी वस्तुओं पर फोकस करता है। इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का एक ऑफिस जारी करता है। ठीक है। और दूसरा वाला CPI? दूसरा है CPI, यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मतलब हम जैसे लोग। हाँ, बिल्कुल। ये उस लेवल पर नापता है जहां से हम आप यानी आम कंज्यूमर सामान खरीदते हैं रिटेल मार्केट में। और सबसे बड़ा फर्क ये है कि CPI चीजों और सेवाओं दोनों के दाम में बदलाव को देखता है। अच्छा, तो इसमें सेवाएं भी शामिल हैं। हाँ, और इसमें खाने पीने की चीजों का वजन भी काफी ज्यादा होता है, तो ये आम आदमी की जेब पर पड़ने वाले असर को ज्यादा करीब से दिखाता है। तो फिर तो शायद CPI ही ज्यादा जरूरी हुआ ना, अगर वो सेवाओं को भी गिन रहा है और आम उपभोक्ता के नजरिए से देख रहा है। RBI किसका इस्तेमाल करता है? बिल्कुल सही पॉइंट है, क्योंकि CPI आम उपभोक्ता के खर्चे को बेहतर दिखाता है, जिसमें सेवाएं भी हैं। इसलिए RBI जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, हाँ, जैसे इंटरेस्ट रेट वगैरह, हाँ, उसके लिए वो मुख्य रूप से CPI पर ही निर्भर करता है। खास तौर पर CPI कंबाइंड, जो गांव और शहर दोनों के लिए होता है। अच्छा। और WPI इंडस्ट्री के लिए जरूरी है, पर पॉलिसी के लिए और आम लोगों के लिए CPI ज्यादा रिलेवेंट है।
और इसे NSO यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जारी करता है। ओके, NSO। अच्छा, एक GDP डिफ्लेटर भी है शायद? हाँ, GDP डिफ्लेटर भी एक तरीका है पूरी इकोनॉमी में प्राइस चेंज देखने का, पर रोज की महंगाई ट्रैक करने के लिए CPI ही मेन है। ठीक है। अच्छा, क्या महंगाई की रफ्तार भी अलग-अलग होती है? नोट्स में कुछ अजीब से नाम थे, रेंगती हुई, दौड़ती हुई। हाँ, बिल्कुल। उसकी रफ्तार के हिसाब से उसे अलग-अलग कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे रेंगती, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, ये होती है बहुत धीमी, मान लीजिए साल में 3-4%। इसे कई बार इकोनॉमी के लिए बुरा नहीं मानते, थोड़ा ठीक ही मानते हैं। अच्छा, क्यों? क्यों? क्योंकि थोड़ी सी महंगाई प्रोड्यूसर्स को थोड़ा मोटिवेट कर सकती है कि दाम बढ़ रहे हैं, चलो थोड़ा और उत्पादन करें। फिर आती है चलती या दौड़ती इन्फ्लेशन। ये थोड़ी तेज हो जाती है, मान लीजिए 4 से 10 या 10 से 20%। ये चिंता की बात होने लगती है। ओके। और फिर अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाए, 20% से भी कहीं ऊपर, 50-100% या उससे भी ज्यादा, बाप रे। तो उसे कहते हैं सरपट दौड़ती या फिर अति मुद्रास्फीति। हाइपर इन्फ्लेशन, ये तो बहुत खतरनाक लगता ये है। बिल्कुल तबाही ला सकता है। इसमें पैसे की वैल्यू लगभग खत्म हो जाती है। इतिहास में उदाहरण है इसके। ओह, अच्छा, दो और शब्द थे जो कंफ्यूज करते हैं, डिस्फीति और अपस्फीति। ये क्या बलाएं? हाँ, ये थोड़े मिलते जुलते लगते हैं पर हैं बहुत अलग। देखिए, डिस्फीति का मतलब है कि महंगाई की दर कम हो रही है। दर कम हो रही है मतलब? कीमतें अभी भी बढ़ रही हैं पर पहले से धीरे। मान लीजिए पिछले महीने महंगाई 10% थी, इस महीने 8% है, अगले महीने 5% हो जाए तो दाम तो बढ़ रहे हैं पर बढ़ने की स्पीड कम हो गई है। ये है डिस्फीति। अच्छा, ओके, स्पीड कम होना। और अपस्फीति? अपस्फीति, डिफ्लेशन, इसका बिल्कुल उल्टा है। इसमें चीजों और सेवाओं के दाम असल में गिरने लगते हैं। नेगेटिव इन्फ्लेशन। दाम गिरना? ये तो अच्छा हुआ ना? सुनने में अच्छा लगता है पर यह अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब लोगों को लगने लगता है कि दाम और गिरेंगे तो वो खरीदना टाल देते हैं, सोचते हैं कल और सस्ता होगा। हाँ, सही बात है। इससे डिमांड एकदम घट जाती है, कंपनियां उत्पादन बंद कर देती हैं, लोगों की नौकरियां जाती हैं। ये एक दुष्चक्र बन सकता है। ओह, तो दाम गिरना भी अच्छा नहीं है। अच्छा, एक और चीज थी, कोर इन्फ्लेशन। हाँ, कोर इन्फ्लेशन। ये क्या होता है कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन होती है, यानी कुल महंगाई, उसमें से कुछ चीजों के दाम हटा देते हैं। कौन सी चीज है? वो चीजें जिनके दाम बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं, बहुत वॉलेटाइल होते हैं, जैसे खाने पीने की चीजें, सब्जियां, फल और कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल। अच्छा, इनको हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि इनके दाम मौसम, सप्लाई की दिक्कतों या इंटरनेशनल मार्केट की वजह से बहुत तेजी से ऊपर नीचे होते हैं। इनको हटाने से महंगाई का जो अंदरूनी ज्यादा टिकाऊ ट्रेंड है उसका बेहतर अंदाजा लगता है। पॉलिसी बनाने वालों के लिए ये जरूरी होता है। समझ गए। तो ये तो हुई महंगाई की काफी बात है। अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर, बेरोजगारी। बेरोजगार किसे कहते हैं? क्या हर वो इंसान जिसके पास जॉब नहीं है? नहीं, इतना सीधा नहीं है। बेरोजगारी की परिभाषा थोड़ी स्पेसिफिक है। बेरोजगार वो व्यक्ति है जो पहली बात काम करने के लायक है और करना चाहता है। ठीक है। दूसरी बात, बाजार में जो भी वेतन दर चल रही है उस पर काम करने को तैयार है। और तीसरी, सबसे जरूरी, वो सक्रिय रूप से काम ढूंढ रहा है। एक्टिवली लुकिंग। हाँ, एक्टिवली। अगर ये सब शर्तें पूरी होती हैं और फिर भी उसे काम नहीं मिल रहा, तब उसे बेरोजगार माना जाएगा। अगर कोई काम करना ही नहीं चाहता या ढूंढ ही नहीं रहा तो वो लेबर फोर्स का हिस्सा तो है पर बेरोजगार नहीं गिना जाता। ओके, तो भारत में इसे कैसे नापते हैं? जैसे महंगाई के लिए WPI, CPI हैं, इसके लिए क्या है? हाँ, इसके लिए भी तरीके हैं। पहले NSSO था, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। अब वो NSO का हिस्सा है। वो सर्वे करता है। सर्वे? हाँ, सैंपल सर्वे। और उसमें वो मुख्य रूप से 3 तरीके इस्तेमाल करते हैं बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए। कौन कौन से? एक है यूजुअल स्टेटस, जो देखता है कि पिछले 1 साल में ज्यादातर समय व्यक्ति काम कर रहा था या बेरोजगार था। दूसरा है करंट वीकली स्टेटस, जो पिछले 7 दिनों की स्थिति देखता है। और तीसरा है करंट डेली स्टेटस, जो पिछले 7 दिनों में हर दिन के हिसाब से देखता है कि कितने घंटे काम मिला। ओह, तो अलग-अलग टाइम पीरियड के हिसाब से। हाँ, ये अलग-अलग तरीके बेरोजगारी की थोड़ी अलग-अलग तस्वीर पेश करते हैं। डेली स्टेटस सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन दिखाता है। अच्छा, एक और इंडेक्स का जिक्र था नोट्स में, IIP, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। इसका क्या लेना देना है बेरोजगारी से? हाँ, IIP यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये एक बहुत अहम इंडिकेटर है। ये नापता है कि देश के औद्योगिक क्षेत्र में, मतलब फैक्ट्री, माइनिंग, बिजली,
इनमें प्रोडक्शन कितना हो रहा है, मात्रा में, क्वांटिटी में। अच्छा, ये क्वांटिटी नापता है, प्राइस नहीं, WPI CPI की तरह। बिल्कुल, WPI और CPI दाम नापते हैं, IIP उत्पादन की मात्रा नापता है। इसे भी NSO ही जारी करता है। तो इसका बेरोजगारी से क्या कनेक्शन हुआ? कनेक्शन सीधा है। अगर IIP बढ़ रहा है, मतलब इंडस्ट्री ज्यादा माल बना रही है, तो आमतौर पर उन्हें ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी, है ना? तो रोजगार बढ़ने की संभावना होती है। हाँ। और अगर IIP गिर रहा है तो मतलब प्रोडक्शन कम हो रहा है, कंपनियां शायद लोगों को निकालना शुरू कर दें, तो बेरोजगारी बढ़ सकती है। ये इंडस्ट्री की सेहत का बैरोमीटर है। इसमें जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, रिफाइनरी, बिजली, स्टील, कोयला वगैरह, उनका वजन करीब 40% होता है। समझ गई। तो IIP का बढ़ना मतलब अच्छी खबर, घटना मतलब चिंता की बात रोजगार के लिए। मोटे तौर पे हाँ। तो अब आते हैं उस सवाल पर जिसका इंतजार था, महंगाई और बेरोजगारी का रिश्ता, वो फिलिप्स कर्व। क्या है ये? हाँ, फिलिप्स कर्व, ये इकोनॉमिक्स में एक बहुत ही, क्या कहते हैं, चर्चित कॉन्सेप्ट है। A.W. फिलिप्स ने इसे स्टडी किया था। और पारंपरिक रूप से फिलिप्स कर्व ये दिखाता है कि महंगाई और बेरोजगारी के बीच एक उल्टा रिश्ता होता है, इनवर्स रिलेशनशिप। उल्टा रिश्ता, मतलब एक ऊपर तो दूसरा नीचे। हाँ, यानी जब महंगाई ज्यादा होती है, हाई इन्फ्लेशन, तो बेरोजगारी कम होती है, लो अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा। और जब महंगाई कम होती है तो बेरोजगारी ज्यादा होती है। हाँ। ये है पारंपरिक फिलिप्स कर्व। पर ऐसा होता क्यों है? इसका लॉजिक क्या है? इसके पीछे का तर्क यह है कि जब अर्थव्यवस्था में तेजी होती है, डिमांड ज्यादा होती है, हाँ। तो कंपनियां ज्यादा प्रोडक्शन करती हैं, ज्यादा लोगों को हायर करती हैं, तो बेरोजगारी कम हो जाती है। ठीक है। लेकिन जब डिमांड ज्यादा होती है तो चीजों के दाम भी बढ़ते हैं, तो महंगाई ज्यादा हो जाती है। ओके। और जब मंदी होती है? जब इकोनॉमी स्लो होती है, डिमांड कम होती है, तो कंपनियां प्रोडक्शन घटाती हैं, लोगों को निकालती हैं, तो बेरोजगारी बढ़ जाती है। और डिमांड कम होने से दाम भी ज्यादा नहीं बढ़ पाते, तो महंगाई कम रहती है। ये है वो उल्टा रिश्ता। हाँ, लेकिन आपने शुरू में कहा पारंपरिक रूप से, मतलब ये हमेशा काम नहीं करता? नोट्स में स्टैगफ्लेशन का जिक्र था, बिल्कुल सही। यहीं पर पेंच है। ये जो पारंपरिक रिश्ता है, ये हमेशा पत्थर की लकीर नहीं होता। एक बहुत ही बुरी स्थिति आ सकती है, जिसे कहते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन, नाम से ही कुछ गड़बड़ लग रहा है। हाँ, ये 2 शब्दों से बना है। स्टैग्नेशन यानी आर्थिक ठहराव, और इन्फ्लेशन यानी महंगाई। अच्छा, ठहराव और महंगाई एक साथ। हाँ, यही इसकी खासियत है। स्टैगफ्लेशन में होता यह है कि महंगाई भी बहुत ज्यादा होती है, इन्फ्लेशन ऊपर, और बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा होती है। अरे, दोनों एक साथ ऊपर? हाँ, और साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ या तो बहुत कम होती है या होती ही नहीं है। मतलब अर्थव्यवस्था फंस जाती है। न ग्रोथ है, ऊपर से महंगाई और बेरोजगारी दोनों का डबल अटैक। ये तो बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है। इसमें तो फिलिप्स कर्व वाला लॉजिक फेल हो गया। बिल्कुल, स्टैगफ्लेशन में फिलिप्स कर्व काम नहीं करता, और ये किसी भी सरकार या सेंट्रल बैंक के लिए सबसे मुश्किल हालात होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो महंगाई कम करने के लिए कदम उठाते हैं, जैसे ब्याज दरें बढ़ाते हैं, तो उससे ग्रोथ और धीमी हो सकती है और बेरोजगारी बढ़ सकती है। और अगर वो बेरोजगारी कम करने के लिए अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने की कोशिश करते हैं, तो महंगाई और भड़क सकती है। एक तरह का कैश 22 सिचुएशन। समझ गई। ये स्टैगफ्लेशन तो वाकई खतरनाक है।
अच्छा, इसका मतलब बेरोजगारी भी शायद बस एक तरह की नहीं होती होगी, कई तरह की होती होगी। हाँ बिल्कुल, बेरोजगारी को समझना है तो उसके प्रकार जानना बहुत जरूरी है। कई तरह की होती है। जैसे कुछ मुख्य प्रकार बताएंगे? हाँ जरूर। एक होती है संरचनात्मक स्ट्रक्चरल बेरोजगारी। संरचनात्मक मतलब ये अर्थव्यवस्था के स्ट्रक्चर, उसकी बनावट में बदलाव की वजह से होती है। जैसे मान लीजिए कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई जिससे पुरानी तरह की नौकरियां खत्म हो गई। अच्छा। अब जिन लोगों के पास पुराना स्किल था वो बेरोजगार हो गए और नई नौकरियों के लिए जो स्किल चाहिए वो उनके पास नहीं है। तो ये एक मिसमैच हो जाता है स्किल्स का। ये अक्सर लंबे समय तक चलती है। ये तो मुश्किल है। और फिर होती है घर्षणात्मक बेरोजगारी। हाँ, ये थोड़ी टेम्पररी होती है। टेम्पररी। हाँ, जैसे कोई एक नौकरी छोड़ के दूसरी ढूंढ रहा है तो बीच का जो समय है वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, या कोई पढ़ाई पूरी करके पहली नौकरी की तलाश में है। इसे बुरा नहीं माना जाता, ये एक डायनामिक इकोनॉमी का हिस्सा है। ओके। और एक वो छिपी हुई बेरोजगारी भी होती है शायद। हाँ हाँ। प्रच्छन्नी या छिपी बेरोजगारी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्या होता है इसमें? इसमें लोग काम पर लगे हुए तो दिखते हैं पर असल में उनकी जरूरत नहीं होती। मतलब अगर उनमें से कुछ लोगों को हटा भी दिया जाए तो टोटल प्रोडक्शन कम नहीं होगा। अरे, ऐसा कहाँ होता है? ये अक्सर एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलता है भारत में। जैसे एक छोटे से खेत पर परिवार के 5 लोग काम कर रहे हैं जबकि जरूरत सिर्फ 2 की है, तो बाकी 3 लोग छिपे हुए बेरोजगार हैं। उनका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 होता है। अच्छा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0, समझ गई। और फिर है चक्रीय बेरोजगारी। ये सीधे सीधे इकोनॉमी के उतार चढ़ाव यानी बिजनेस साइकिल से जुड़ी है। अच्छा, मंदी तेजी वाली। हाँ, जब इकोनॉमी में मंदी आती है, डिमांड कम होती है, कंपनियां प्रोडक्शन घटाती हैं, लोगों को निकालती हैं। ये जो बेरोजगारी बढ़ती है ये साइक्लिकल है, और जब इकोनॉमी में तेजी आती है तो ये कम हो जाती है। ओके। और मौसमी बेरोजगारी? हाँ, मौसमी बेरोजगारी ये उन कामों में होती है जो साल के कुछ खास महीनों या मौसमों में ही होते हैं। जैसे खेती में बुआई या कटाई का समय, या टूरिज्म इंडस्ट्री में पीक सीजन, या त्योहारों के समय कुछ खास तरह के काम जैसे पटाखे बनाना या बेचना। बाकी समय वो लोग बेरोजगार हो सकते हैं। और एक शिक्षित बेरोजगारी भी? हाँ, शिक्षित बेरोजगारी ये भारत जैसे देशों के लिए एक बड़ी चिंता है। मतलब लोगों के पास डिग्री है, वो पढ़े लिखे हैं, पर उन्हें उनकी योग्यता के हिसाब से या कोई भी नौकरी नहीं मिल रही। यह खासकर शहरों में ज्यादा दिखती है। ये तो बहुत सारे प्रकार हो गए। अच्छा, नोट्स में काम करने वालों को भी 2 कैटेगरी में बांटा था, सीमांत और मुख्य, और संगठित असंगठित क्षेत्र। हाँ, ये भी जरूरी क्लासिफिकेशंस हैं। देखिए, सीमांत कार्यकर्ता वो होता है जिसे साल में 183 दिन यानी करीब 6 महीने से कम काम मिलता है। 6 महीने से कम? हाँ। और मुख्य कार्यकर्ता वो है जिसे साल में 183 दिन या उससे ज्यादा काम मिलता है। ये काम की ड्यूरेशन के आधार पर है। ओके। और संगठित असंगठित? ये काम की शर्तों के आधार पर है। संगठित क्षेत्र में वो नौकरियां आती हैं जहां काम की शर्तें रेगुलर होती हैं, जॉब सिक्योरिटी होती है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जैसे पीएफ, पेंशन, मेडिकल वगैरह मिलते हैं। ये आमतौर पर सरकार के पास रजिस्टर्ड होते हैं, बड़ी कंपनियां, सरकारी विभाग वगैरह। ठीक है। और असंगठित क्षेत्र इसका उल्टा है। यहां काम की शर्तें अनियमित होती हैं, नौकरी की कोई गारंटी नहीं होती, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती। जैसे छोटे दुकानदार, दिहाड़ी मजदूर, घर में काम करने वाले लोग। भारत की वर्कफोर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा, शायद 90% से भी ज्यादा, इसी असंगठित क्षेत्र में है। 90%? बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। अच्छा, अगर हम भारत के ही संदर्भ में बात करें तो बेरोजगारी को लेकर क्या कोई खास रिपोर्ट या कोई बड़ी सरकारी स्कीम है? हाँ, बेरोजगारी भारत में हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रही है। काफी पहले 1973 में एक भगवती समिति बनी थी जिसने इस पर रिपोर्ट दी थी। 1973 में? काफी पुरानी बात है। हाँ, और अगर हाल की और बड़ी सरकारी योजनाओं की बात करें तो सबसे प्रमुख नाम है मनरेगा। MGNREGA। हाँ, मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। बिल्कुल। 2005 का ये कानून है। ये ग्रामीण इलाकों में हर उस घर को जिसके वयस्क सदस्य और कुशल शारीरिक काम करने को तैयार हैं, साल में कम से कम 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है। 100 दिन की गारंटी? हाँ, ये दुनिया की सबसे बड़ी सोशल सिक्योरिटी और रोजगार गारंटी स्कीम्स में से एक मानी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगारी और गरीबी को कम करना है।
और अभी आपने शिक्षित बेरोजगारी की बात की थी, वो क्या भारत में ज्यादा है? हाँ, कुछ हाल के स्टडीज और डेटा ये दिखाते हैं कि भारत में जो लोग बेरोजगार हैं उनमें एक बड़ा हिस्सा उन लोगों का है जिनके पास कम से कम सेकेंडरी एजुकेशन या उससे ज्यादा की क्वालिफिकेशन है। मतलब पढ़े लिखे लोग ज्यादा बेरोजगार हैं? हाँ, ये एक ट्रेंड दिख रहा है। ये दिखाता है कि शायद हमारी शिक्षा और जॉब मार्केट की जरूरतों के बीच एक गैप है, स्किल्स का मिसमैच है। ये वाकई सोचने वाली बात है। ठीक है, तो हमने आज काफी कुछ समझने की कोशिश की। महंगाई क्या है, क्यों होती है, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश, इसे कैसे नापते हैं WPI और CPI, जिसमें CPI ज्यादा अहम है आम लोगों और RBI के लिए। जी। फिर महंगाई की रफ्तार रेंगती से लेकर हाइपर इन्फ्लेशन तक, और डिस्फीती, अपस्फीती। हाँ, और कोर इन्फ्लेशन। हाँ, कोर इन्फ्लेशन भी। फिर हमने बेरोजगारी को समझा, कौन बेरोजगार है, कैसे नापते हैं, और IIP से इसका क्या संबंध है। बिल्कुल। और फिर बेरोजगारी के कई प्रकार देखें, संरचनात्मक, छिपी हुई, चक्रीय, मौसमी, शिक्षित और संगठित असंगठित क्षेत्र का फर्क। जी हाँ। और आखिर में वो उलझा हुआ रिश्ता, फिलिप्स कर्व, जो कहता है महंगाई ज्यादा तो बेरोजगारी कम और उल्टा। लेकिन स्टैगफ्लेशन इस नियम को तोड़ देता है, जहां दोनों ही ज्यादा हो जाते हैं। एकदम सही। और भारत में मनरेगा एक बड़ी कोशिश है। तो संक्षेप में कहें तो महंगाई जेब हल्की करती है, उधार लेने वाले को फायदा, CPI आम आदमी का थर्मामीटर, बेरोजगारी कई तरह की, और फिलिप्स कर्व हमेशा सही नहीं होता। बिल्कुल सही सारांश है। और ये सारी बातचीत हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ दी है, जिसके बारे में सोचना चाहिए। क्या सवाल? यही कि जब आंकड़े दिखा रहे हैं कि पढ़े लिखे लोगों में, युवाओं में बेरोजगारी ज्यादा है, तो क्या ये इशारा नहीं करता कि हमें अपनी शिक्षा प्रणाली और जॉब मार्केट के बीच के पुल को मजबूत करने की जरूरत है? मतलब सिर्फ डिग्री देना काफी है, या फिर स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास पर और ज्यादा फोकस करना होगा, ताकि जो लोग पढ़ लिख रहे हैं उन्हें वो हुनर मिले जिनकी इंडस्ट्री को सच में जरूरत है? ये एक बड़ा संरचनात्मक बदलाव मांगता है शायद। इस पर विचार करना जरूरी है।